गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ फिजिक्स आपको पसंद आ रहा होगा। कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर फिजिक्स के ये नोट्स किस लिए हैं। देखिए बच्चों, जब कोई ऑनलाइन कोचिंग्स नहीं थे तब ऑफलाइन ही आप पढ़ा करते थे। अंडरस्टैंड। ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट्स नहीं पहुंचा पा रहा है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। इसीलिए ऑफलाइन कोचिंग आज भी हरे भरे हैं। मैं एक बहुत लॉजिकल बात आपको कहना चाह रहा हूँ। फिजिक्स को पढ़ने के लिए उसकी थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब चैनल पे कोई कुछ भी पढ़ा दे बट आपको ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा सकता, जो कि बोर्ड के लिए बहुत सफिशेंट होता है। तो ये मेरी कोशिश रहेगी बच्चों कि मैं जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ और बोर्ड में आपके मार्क्स 100% आते हैं। कई बच्चों के साइंस में 100% नंबर आ चुके हैं 10th क्लास में। कई बच्चों के मैथ्स में भी 100% मार्क्स आ चुके हैं। एज ए प्रूफ मैं इसका किसी दिन आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा उन बच्चों का जिनके मार्क्स 100% 98% रहते हैं। तो बच्चों इस बात को सीरियस लें कि मैं जो ये कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड पर इधर नोट्स लिखे हुए हैं और इधर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं अगर एक्सप्लेनेशन करने लगूँ तो इस छोटी सी डेफिनेशन को लगभग 3 या 4 पेज में आपको लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि लॉजिक्स जो होते हैं ना वो क्वेश्चंस को पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स हैं। सारे लॉजिक्स एक साथ बोर्ड नहीं मांगता। अलग अलग क्वेश्चंस के मोड होते हैं उनके, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के एंड 5 मार्क्स के। ये मोड्स होते हैं उनके क्वेश्चन पूछने के। तो 1 मार्क्स में आपको बच्चों क्या लिखना है और 2 मार्क्स में आपको क्या लिखना है, इसके लिए आपके पास एक बेहतरीन थ्योरी, एक अमेजिंग थ्योरी होनी चाहिए, थ्योरिकल नोट्स होने चाहिए। वो मेरी कोशिश है आपको पढ़ाने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ओम्स लॉ। क्या पढ़ाने वाला हूँ बच्चों? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में हमने छोटा सा डिस्क्रिप्शन और दिया था, मैं आपको समझाता हूँ। ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? ओम्स लॉ, देखिए बच्चों, ओम्स लॉ क्या है। ये ओम्स बाबा कौन थे? ये ओम्स बाबा हमें क्या देकर गए? ये ओम्स बाबा हमें क्या सिखाना चाहते थे? ये एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बच्चों। इन्होंने ही एक कांस्टेंट दिया था जिसे आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको बताना चाह रहे हैं बच्चों कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पर बच्चों एक वर्ड छूट गया है, कांस्टेंट प्रेशर एंड द टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है बच्चों? प्रेशर है। क्या है? प्रेशर। At constant temperature and pressure, potential is directly proportional to the current flowing through the circuit. That means ये कोई आपका रेजिस्टेंस है और इसको आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सपोज करिए यहाँ पर आपने बैटरी लगाई है जिसका एक टर्मिनल नेगेटिव एक टर्मिनल पॉजिटिव है, इसमें फ्लो होने वाली करंट आई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तो एक छोटी सी बात है। अगर मैं बच्चों इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये बोलूं कि फिजिकल कंडीशन होती है कुछ, क्या होती है बच्चों? फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशंस। ओम्स ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था वो कुछ कंडीशंस को फिक्स करके बोला था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज देन flowing current in the circuit is directly proportional to the applied voltage, that is V is directly proportional to I। एंड जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो बच्चों R एक कांस्टेंट आता है। यही कांस्टेंट कहलाता है बच्चों रेजिस्टेंस। यही कांस्टेंट क्या कहलाता है बच्चों? रेजिस्टेंस कहलाता है।
तो मैंने बोला एट फिजिकल, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। ये कितनी बेहतरीन बात होने वाली है, आप समझिए जरा इसको। फिजिकल कंडीशन तीन तरह की हो सकती है बच्चों आपके लिए। नंबर 1, उसका टेम्परेचर जो है ना सेम होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रेजिस्टेंस का एक एंड आपने हाई टेम्परेचर पे और एक एंड आपने लो टेम्परेचर पे रख दिया है, तो आपका प्रैक्टिकल फेल हो जाएगा। ओके, दूसरा होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों क्लिप करते वक्त वायर को, जब आप यहाँ पे वायर को क्लिप कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये वायर आपने बहुत टाइट कर दिया और ये थोड़ा लूज छोड़ दिया है। तो अगर आपने ऐसा भी किया है तो भी आपका प्रैक्टिकल फेल हो सकता है। बच्चों तीसरी कंडीशन जो होती है ना, वो होती है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपको समझाने के लिए है, बट बोर्ड में आप ये साइन नहीं बनाएंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि वायर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से पतला है और कहीं से आपका वायर मोटा हो गया है। देखिए ये वायर कैसा हो गया है बच्चों, यहाँ पे इसका एरिया अलग है, यहाँ पे इसका एरिया अलग है, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे आपका एरिया अलग हो जाएगा कम, यहाँ पे एरिया ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे एरिया और ज़्यादा हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म होना चाहिए बच्चों। दैट इज द लॉजिक कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, देन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट इन द सर्किट। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। सो ये फिजिकल कंडीशन के साथ आपने पढ़ा, तो मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. According to Ohm's law, V is directly proportional to I. कि ये जो आपने पोटेंशियल दिया है इसको बच्चों, यहाँ पे जो V पोटेंशियल दिया है और इस पोटेंशियल में, इस पोटेंशियल की वजह से जो करंट फ्लो हुई है बच्चों, और ये जो रेजिस्टेंस है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के। ये बहुत जरूरी है कि ये समझना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट भी आपकी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगर इसका अपोजिट पोटेंशियल को घटाएंगे तो आपकी करंट भी ऑटोमेटिक घटेगी। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट। तो ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है। ओके डियर स्टूडेंट। बच्चों जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाता है, बच्चों, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे क्या आता है? कांस्टेंट आता है V इज इक्वल टू आर आई। बच्चों ये जो रेजिस्टेंस होता है, वेयर जो R, ये जो R आया है आपका, उसे क्या बोलते हैं आप? वेयर R इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और इसी को आप बोल सकते हैं बच्चों बाद में, दैट इज ओम्स कांस्टेंट। क्या कहलाता है बच्चों? ये ओम्स कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ओम्स कांस्टेंट कहलाता है। तो ये था ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन। चलिए इसका थोड़ा सा और बेहतरीन रूप, थोड़ा सा और मॉडिफाइड रूप देखते हैं। बच्चों इस R की वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं, ना, सो R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? R इज इक्वल टू V अपॉन I। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो जब आप किसी पैरामीटर को फ्रैक्शन लेते हैं तो उसमें ग्राफ पॉसिबल हो जाता है। जब आप किसी पैरामीटर को फ्रैक्शनली लेते हैं, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर की फॉर्म में, तो उसमें ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, बशर्ते ये हो कि वो जो वैल्यूज हैं वो लीनियर हो। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल को V से और यहाँ पे करंट को I से लिख दूँ, अब बोलूँ कि यहाँ पर कुछ मार्क कर लिया गया है जिसको नंबरिंग बोलेंगे हम,
यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4। बच्चों यहाँ से ये पता लगता है कि 1 एम्पियर पर आपका पोटेंशियल 1 था, और 2 एम्पियर पर आपका पोटेंशियल 2 था, और 3 एम्पियर पर आपका पोटेंशियल 3 था, 4 एम्पियर पर आपका पोटेंशियल 4 था। यस और नो? जब आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी बच्चों। उस स्ट्रेट लाइन का नाम होता है आर, जो कि होता है V अपॉन आई की फॉर्म में। ओके बच्चों, तो यहाँ से ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है जो आपको समझ में आ चुका होगा। बच्चों इसके अंदर जो आर है वो ग्राफ के स्लोप से बताया जाएगा। क्या होगा? स्लोप ऑफ ग्राफ will equal to resistance, electric resistance will equal to V upon I. Yes or no? That means value on x-axis, value on y-axis upon value on x-axis. Understand my dear student? तो अब अगर आपको ये पता करना है कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि ये कोई क्वेश्चन है, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है V है, यहाँ पर करंट आपका I है, और यहाँ पे 3-4 रेजिस्टेंस एक साथ दिखा रखे हैं। यहाँ 3-4 रेजिस्टेंस एक साथ दिखा रखे हैं बच्चों। जो आपसे पूछा है कि बताइए इन रेजिस्टेंसेस को हम किस ऑर्डर में लगा सकते हैं, इन रेजिस्टेंसेस को हम किस ऑर्डर में लगा सकते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये अगर C ले लिया जाए और इसको मान लिया जाए B, तो इन रेजिस्टेंसेस का बच्चों आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। बच्चों ये बहुत ज़रूरी बात हो जाती है कि जब आप कहते हैं कि रेजिस्टेंस को सर आपने स्लोप बोला था, तो स्लोप का दूसरा मीनिंग बच्चों एंगल होता है। फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। स्लोप क्या होता है? एंगल होता है बच्चों। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मैं छोटा सा मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है आपका स्लोप, ही तो है एंगल थीटा। अब आप देखेंगे किसका एंगल कितना है। सबसे ज्यादा एंगल किसका है बच्चों? सबसे ज्यादा एंगल है, तो बताइए बच्चों V अपॉन आई की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसके लिए तो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। तो स्लोप बोलेंगे किसके लिए ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसके लिए है? D के लिए है, तो R सबसे ज्यादा हो जाएगा। एम आई राइट? फिजिक्स को पढ़ाया जा रहा है इस तरीके से आपके हर लॉजिक को क्लियर किया जा सके। इट्स माई गारंटी स्टूडेंट कि जब आप सैंपल पेपर या अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, आप ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे कर रहे होंगे। इट्स माई 12 और 13 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फिजिक्स, अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ। बच्चों बोलोगे उसके बाद स्लोप किसका ज्यादा है, तो उसके बाद स्लोप है बच्चों A का, तो A आ जाएगा। उसके बाद स्लोप किसका ज्यादा है बच्चों? आप देख रहे हैं स्लोप C का ज्यादा है, तो यहाँ पे C आ जाएगा। सबसे ज्यादा स्लोप है सबसे कम स्लोप है बच्चों B का, तो ये आपका B आ गया है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछे जाएंगे? हाँ यस ऑफ कोर्स। बट इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं, इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से कराऊंगा बच्चों। इसका दूसरा लॉजिक ये भी दे सकते हैं कि R जो है ना होता है V अपॉन आई। यस और नो? सो मेरे हिसाब से अगर आप बात करें R की वैल्यू क्या होगी आपके पास? V अपॉन आई। तो बच्चों जिसके लिए V ज्यादा होगा उसी के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में और V में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। आप देख रहे हैं कि जिसके लिए V की वैल्यू ज्यादा होगी उसी के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में है। मैं देख पा रहा हूं कि आपके लिए D की वैल्यू, D पर V की वैल्यू सबसे ज्यादा है, VD सबसे ज्यादा है। उसके बाद देख रहा हूं मैं A पर वैल्यू उससे थोड़ी कम हो गई है, VA। उसके बाद देख रहा हूं मैं C पर वैल्यू कितनी हो गई है बच्चों? VC। और उसके बाद मैं देख पा रहा हूं कि बच्चों वैल्यू हो गई है यहाँ पर कितनी? VB। आप खुद देख सकते हो ग्राफ पर जो वैल्यू ऊपर होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और जो वैल्यू नीचे होती है उसकी वैल्यू ऊपर होती है। अपने क्लासेस में माय डियर स्टूडेंट इतना तो जरूर जाना होगा, ओम्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। मगर बच्चों ये सब कुछ नहीं पढ़ पाए होंगे आप। इसको पढ़ाने के लिए पसीने छूट जाते हैं टीचर्स के। हम बड़ी मेहनत करते हैं, हम टीचर्स लोग बड़ी मेहनत करते हैं। अगर हमें अपनी मेहनत का 1% भी मिल जाए ना, अगर हमें अपनी मेहनत का 1% भी मिल जाए ना बच्चों, तो हम धन्य हो जाएं।